नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस.in। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जो न केवल मेरा दोस्त है, बल्कि जब मैंने अपने संघर्ष शुरू की थी उस समय से मेरे साथ है और अभी भी साथ है। और शायद आप लोगों ने अगर पहले हमारा वीडियो देखा होगा तो कोविड के बारे में एक वीडियो बनाया था, तो इस शख्स को आपने देखा होगा हमारे चैनल पे, और इनका नाम है हरीश जोशी। और सबसे पहले आपका स्वागत है। और मैं हरीश से आपको इसीलिए मिलवा रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में आप जानेंगे तो आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे पहले भी IRCTC में काम करते थे और वहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था सभी लोगों को आउटसोर्स दिखाया गया था, जबकि जो बहाली वगैरह है, भर्ती वगैरह है, जैसे रेगुलर को करते हैं वैसे ही किया जाता है। लेकिन जब लड़ाई हमने शुरू की थी उसके बाद सबसे पहले मुझे नौकरी से निकाला गया था। उसके बाद हरीश ने और हमने मिल कर के, और भी कई लोग थे हमारे साथ, धीरे धीरे जुड़ते गए और उसके बाद हमने वहाँ एक यूनियन खड़ा किया था और इसी के बारे में बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं इसलिए इसको चाहूँगा कि आप पूरा देखें क्योंकि इस लड़ाई से इनको क्या फ़ायदा मिला। अगर ये उस लड़ाई में नहीं होते तो शायद अभी ये भी नौकरी से निकाले गए थे तो IRCTC के अंदर होते। अभी क्या उसी स्थिति में है या उससे बेहतर स्थिति में है, इसी को हम हरीश से जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं हरीश से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि कहाँ से हैं, कैसे ये दिल्ली आए और कहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी। हाँ, नमस्कार जी। मैं वैसे दिल्ली की मेरी पैदाइश है। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो उत्तराखंड के हैं। उत्तराखंड से वो 1980s में यहाँ आए थे, तो मेरा जन्म भी यहीं का है, दिल्ली का। सारी पढ़ाई वढ़ाई भी यहाँ पे हुई है और बाद में ग्रेजुएशन करने के बाद मैं IRCTC में लग गया। मैं उधर पे जॉब करा और बड़ा लंबा पीरियड रहा था उसमें, जिसमें बड़ी हताशा भी हुई थी कि एक हमें कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ ही दिखा रखा था वहाँ पर, और आगे चल के तो सैलरी वगैरह बढ़ना भी रुक गया था हमारा। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मान लीजिए जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो काम कर रहे हैं तो शायद हो सकता है अगले जब उनकी उम्र 60 साल तक हो जाए तब तक ना निकाले, 60 साल के बाद तो ऑटोमेटिक उनको निकाला जाएगा, ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे तो उसके बाद उनका क्या होगा? क्या कोई देखिए ये स्थिति बड़ी गंभीर है। उन्होंने अपना करियर स्टार्ट करा, काफ़ी टाइम उन्होंने वहाँ पे दे दिया है। कुछ ऐसे भी हैं कि मैं एनालाइज जो करा है, कुछ 45-50 के भी होने वाले हैं, और इधर पे काम करते करते उनके पास ऑप्शन कम रह गए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्किल्स को इतना इम्प्रूव नहीं करा है, तो वो इधर पे काम करने को मजबूर है। तो वो वहाँ से छोड़ के कहीं और नहीं जा सकते। और अभी स्थिति इतनी गंभीर होती जा रही है कि मुझे नहीं लगता कि जो अभी वो करंटली सैलरी ले रहे हैं, जितना उनका इंक्रीमेंट हो गया है, ये सरकार या फिर कहें कि IRCTC उसको कंटिन्यू रखेगा। मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू रखेगा क्योंकि अभी कई कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में भी चेंज होते जा रहे हैं और वर्किंग आवर्स में भी देख रहे हैं कि 1 अप्रैल से 12 घंटे का कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 10 घंटे का 8 से 12 लिखा हुआ है, 8 से 12 है। जिस तरह से छूट दिया गया है, जो कंपनी वाला है वो तो अपना मैक्सिमम लेगा। पहले ही ऐसे होता था कि 8 घंटे के बाद जो 2 घंटे का ओवर टाइम देते थे, ओवर टाइम काउंट करा जाता था। पर कितनी कंपनीज हैं जो ओवर टाइम देती थी? आप ऐसे देखेंगे कोई कंपनी देती ही नहीं थी, ना के बराबर ही है। कोई एक आधा फैक्ट्री होगी जहाँ पे यूनियन बनी होगी तो उधर ही पे मिलता है ये ओवर टाइम, अदरवाइज़ कहीं पे भी ओवर टाइम नहीं मिलता है। वर्करों से, एम्प्लॉय से 10-10 घंटे काम कराया जाता है। अब अगर 12 घंटे काम कर दिया तो सोच लो कि अब 10 के बदले 12 घंटे काम कराया जाएगा। हरीश भाई, आपको याद होगा जब मुझे निकाला गया था और उसके बाद मैं लंच के टाइम में IRCTC के बाहर गेट पे जाता था तो आप आते थे। हाँ जी। और ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे निकालने के बाद लोग अंदर काफ़ी डरे हुए थे कि भाई एक को निकाला है आवाज़ उठाने की वजह से, तो बाकी कोई खड़ा होगा तो एक मैसेज देना था मैनेजमेंट को कि हम आपको भी निकालेंगे इस तरह का। आपको भी निकालेंगे। तो उस टाइम में मुझे याद है, चूँकि मैं आपसे बात करता था और भी कई लोग आते थे मिलने के लिए, उनसे बात करता था, उनको कन्विंस करने की कोशिश करता था कि उस समय जो ग्रेजुएट वर्कर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, चाहे पूरे दिल्ली के अंदर, उस समय करीब 12,000 के आसपास सैलरी थी। ये 2013 की बात है। 12-13 हज़ार थी। 13,000 नहीं, 12,000 के आसपास न्यूनतम वेतन वही देते थे। किसी किसी की सैलरी ज़्यादा भी थी,
कुछ लोग जिनको अपना खास मानते थे उनको थोड़ा बढ़ा करके भी देते, लेकिन कम से कम न्यूनतम वेतन जो था 12,000 था। 12,000। तो उस समय जो हमने लड़ाई शुरू की थी समान काम समान वेतन की, तो उस समय हरीश का अहम रोल था, क्योंकि हरीश अंदर जो लोग थे, चूँकि ये ऑफिस के अंदर थे, तो इनको अंदर के लोगों को कन्विंस करना थोड़ा आसान था, और ये अंदर के लोग कन्विंस करते थे। लेकिन मैं इनको बहादुर मानूंगा, क्योंकि ये नौकरी पर थे, इन्होंने देखा था कि इनके साथ वाले को एक को बाहर निकाला है, फिर भी ये लोगों को अंदर कन्विंस करते थे। तो ऐसे में ये बताइए कि कैसे कन्विंस करते थे लोगों को, क्योंकि आपको तो लोग कहते होंगे भाई एक को तो निकाल दिया, हमें भी ये निकलवाएगा। बिल्कुल, ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था। हमने जब यूनियन बनाने का जो हमने गठन करने का कोशिश करी थी, उसमें अंदर के लोगों को मिलाना ज़रूरी था। तो अंदर में जो भी लोग थे उनसे कंसल्ट करना पड़ता था, उनसे बात करनी पड़ती थी। डरते डरते वो कर लेते थे ज्वाइन, और कई ऐसे थे कि उनके साथ कुछ गलत होता था, तब जाके आते थे। हाँ, मेरे को एक लेडी याद है, वो लेडी प्रेग्नेंट थी, और क्योंकि जो कॉलिंग सेंटर था वो फर्स्ट फ्लोर पे था, उसकी रोज़ की शिफ्ट उसे ऊपर बुला के उसे ग्राउंड फ्लोर में नीचे बिठाया जाता था, और फिर बाकी बीच बीच में उसे बार बार ही ऊपर आना पड़ता था। तो इसके लिए उसने एक बार मेरे से बात करी कि ये ऐसे करते हैं मेरे साथ, और मैं बोल रही हूँ ना, ये मान नहीं रहा है। तो मैंने उसे बोला था कि जाके मैनेजर से बात करो वहाँ पे, मैनेजर आपको बताएंगे, अगर नहीं माने तो फिर रिटर्न में देना। फिर वहाँ पे मैनेजर थे, उनसे बात करी इस बारे में। तो मैं भी उधर खड़ा हुआ था, तो उन्हें उस चीज़ का बुरा लगा कि ये क्यों आया ये बोलने। पर जो भी हो, उन्होंने उसकी बात सुनी और आगे से इंस्ट्रक्शन दिया जूनियर स्टाफ को कि इनको ऊपर ही बिठाया जाए, बार बार ही नीचे ऊपर ना भेजा जाए। तो ये देख के और लोगों में, और जो वर्कर थे उनमें भी हिम्मत आई, उत्साह आया। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हरीश जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, परमानेंट जॉब कर रहे हैं। तो शायद मैं यही सोचता हूँ कि इस लड़ाई में अगर शामिल नहीं होते, क्योंकि इनको निकाला गया था 2015 में निकाला गया था, और उसके बाद अभी ये कहीं परमानेंट जॉब कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा, क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई आप लड़ाई में आकर के आपकी नौकरी चली गई, आपने गलत किया? शुरू में तो ऐसा हर एक को लगता है, पर ऐसा नहीं है, मैं हिम्मत नहीं आ रहा था उस टाइम पे। और मुझे याद है कि निकलने के बाद हमने कंटिन्यू जो स्टेट एंट्री रोड है वहाँ पे 3 महीने तक हमने धरना करा था। कंटिन्यू 90 दिन तक हम वहाँ पे बैठे थे, और हमने धरना करा था, धूप में, बारिश में। बिल्कुल। और उसके बाद वहाँ पे भी फिर थोड़ा बहुत हमने देखा, सोचा, और बाकी जो भी यूनियन का जो भी काम करा, उससे मेरी नॉलेज ही बढ़ी है, और खुद भी कुछ करने की ललक लगी कि भाई नहीं करना चाहिए। साथ के साथ ये यूनियन का भी काम करा, और साथ के साथ स्टडी में भी अपना ध्यान दिया। तो जिस वजह से, मतलब मैं तो कहूँगा कि अगर मैं IRCTC में ही रहता तो आज मैं वहीं पर ही होता। पर जबकि अगर क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहा था और नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं वो IRCTC में ही मैं उससे खुश था। पर जब मैं निकला, मैंने कड़ी मेहनत करी, तो उसी का फल था कि आज मैं परमानेंट जॉब मेरे को मिली। परमानेंट हैं, और सबसे बड़ी बात है जो अंदर जो काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई से उनको भी फ़ायदा हुआ, और उन्हीं को नहीं, पूरे देश के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वर्कर है, जैसा कि मैं पहले बताते आ रहा हूँ, हर साल 2 बार महंगाई भत्ता इंक्रीज़ होता है, एक तो अप्रैल में और एक अक्टूबर में। और अभी जाकर के देखेंगे 21,500 के आसपास है, जो कि पहले 12,000 था, और अभी 21,500 ग्रेजुएट का है, बेसिक और DA। इसके अलावा कोई अलाउंस वगैरह मिलता होगा। और दोस्तों, नियम भी होता है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में काम करते हैं, आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, तो जो स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, दोनों में से जो ज़्यादा न्यूनतम वेतन होता है वो मिलता है। चूँकि पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का, यानी कि 2017 से पहले कहिए, कम था, इसी वजह से दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन आपको कहा जाता था भाई मिल रहा है। लेकिन जब ज़्यादा हो गया, आपको याद होगा PIL के जब हमारा ये आया था, उसके मात्र 15-20 दिन के बाद नोटिफिकेशन निकला था। बिल्कुल। और उस समय सिक्योरिटी गार्ड का भी सैलरी जो है कम से कम 14,000 के आसपास हो गया था। और अभी मैंने देखा है जाकर के वहाँ पे जो गार्ड काम कर रहे हैं उनको हटा दिया, और फिर से जाकर के क्या किया, 10,000 में सिक्योरिटी गार्ड रख लिए, क्योंकि अब बोलने वाला कोई है नहीं उनके लिए। सही बात, दिक्कत ही है। कोई भी जो है, जो यूनियन बनती है, जो भी एसोसिएशन बनती है, उसके अंडर आना नहीं चाहता। सब घबराते हैं कि नौकरी नहीं चले जाएगी। नौकरी तो वैसे भी जाएगी। घर वाले भी कुछ सिखाते हैं जो भाई सब चक्कर में मत पड़ो। घर वाले हमेशा से ही सिखाते हैं कि चुप रहो, ये मत बोलो, वो मत बोलो। एक हमारा दोस्त था, नाम मैं उसका नहीं लूँगा, शायद वो वीडियो भी देख रहा होगा, उसकी मदर ने बोला था हम लोग के साथ आने के लिए,
याद है आपको? हाँ याद है, बिल्कुल याद है। बोला था कि हाँ साथ दें, हाँ। पर शायद वो उम्र दराज व्यक्ति हैं तो इसलिए वो साथ नहीं आ पाए। तो मैं तो यही कहूँगा उनके लिए, और कुछ नहीं कहूँगा इस बारे में। और मैं भी यही सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ भी आपके लिए कोई खड़ा हो तो सभी को मिल कर के साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर साथ नहीं देंगे तो क्या होता है, मैनेजमेंट उसको बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं बचता है। हरीश भाई ये बताइए, बाकी लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग शोषण के शिकार होते हैं, चुपचाप सहते हैं और उनको सबसे बड़ा डर होता है नौकरी जाने का, और ख़ासकर जो युवा होते हैं, और युवा में ज़्यादातर ये देखने को मिला है कि भाई वो डर के मारे नहीं बोलते हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये कहना चाहूँगा, युवा हैं आप अगर मेहनत करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो घबरा के कोई भी काम ना करें, और कोई भी शोषण हो रहा है उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें, और उठाएं भी। क्योंकि हम जो पढ़ते लिखते हैं, किस लिए पढ़ते लिखते हैं? हम नौकरी तो हर कोई में कर लेगा, चाहे कम पढ़ा भी हो वो भी कर लेगा, चाहे ज़्यादा पढ़ा भी हो कर लेगा। ये भी होता है कई बार ज़्यादा पढ़ा भी वहीं होता है और कम पढ़ा भी उसी पोस्ट में होता है। तो हम पढ़ते लिखते इसलिए नहीं कि नौकरी मिल जाए, हम पढ़ते लिखते इसलिए हैं कि हम शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा सकें, गलत के खिलाफ आवाज़ उठा के, जो कोई गलत हो रहा है तो हम उसके खिलाफ बोल सकें। और हमें यही चीज़ सीखने की ज़रूरत है आज के टाइम। सबसे बड़ी बात है, गलत इसलिए बढ़ा है क्योंकि लोग विरोध ही नहीं करते हैं। बिल्कुल, बढ़ने का कारण ही यही है। तो हरीश जी, आपने इतनी सारी जानकारी लोगों को साथ शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी आप में से खासकर जो संघर्ष में हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं हमारे साथ, आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और ये वर्कर वॉइस चैनल बनाने का मकसद बस यही है। तो इसके लिए नीचे आपको हमारा ईमेल आईडी मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह की स्टोरी हो जो कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए हो, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ताकि हम आपको भी दिखाएंगे और आप खुद से लोगों को अपना एक्सपीरियंस बता सकें, जिससे कि लोग मोटिवेट हो सके और कम से कम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। इसके साथ ही दोस्तों, एक नई वीडियो में मिलेंगे। विदा लेता हूँ, धन्यवाद।